ए लेवल्स की फिजिक्स सर इमरान यामीन 13 मार्च 2023। और आज हमारी थर्मल फिजिक्स की तीसरी क्लास है। और इस क्लास के अंदर हमने गैस लॉस के बहुत सारे सवाल पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। और काइनेटिक थ्योरी के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं। और आज की क्लास के अंदर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के टॉपिक को ख़त्म करेंगे। और ख़त्म करके फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कोई नया टॉपिक। ठीक है जी। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस इज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ assumption. State the assumption that is related to the volume of molecule of gas. आपको याद होगा मैंने अपने नोट्स में से एक स्क्रीनशॉट निकाल के आपको दिया था जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट्स को या एजम्पशंस को स्टेट कर रहा था। उसमें से एक पोस्टुलेट ये था कि गैस के पार्टिकल्स का अपना वॉल्यूम इतना स्मॉल होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस कि इट इज नेग्लिजिबल। यानी तमाम गैस के पार्टिकल्स को अगर मैं एक जगह पे कॉम्पैक्ट कर दूं और उसका वॉल्यूम निकालूं तो पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम होगा इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मैं यूं लिखना चाहूंगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है इज नेग्लिजिबल स्मॉल देन गैस वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है ना। गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम इतना स्मॉल होता है कि जिस बर्तन में आपने उसको बंद किया हुआ है उस बर्तन के मुकाबले में उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड। इस बात को लास्ट के लास्ट में भी तफसील से बता चुका हूँ इसलिए मैं लंबी नहीं करना चाह रहा। उसके बाद बी पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं लेकिन इसका जो ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट मैं आज आपको क्लास में प्रॉपर्ली समझाना चाहता हूँ। क्या पार्ट है जरा सुने। कहते हैं जनाब किसी गैस के पार्टिकल का डायमीटर बता दिया, कहने वॉल्यूम बताओ क्या होगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा हमारा एजम्पशन है कि गैस के पार्टिकल की या गैस के मॉलिक्यूल की शेप स्फेरिकल होती है। और अगर स्फेरिकल होती है तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4 पाई अपॉन 3 r³ 4 पाई अपॉन 3 r³। इट इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर के वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन जरा गौर कीजिए कि 4 कांस्टेंट है, पाई आपको पता है पाई की वैल्यू 3.142 होती है। तो 3.142 को अगर मैं 3.1 लिख लूं, नीचे वाला 3 ऐसा ही है। जहां रेडियस लिखा है रेडियस की जगह अगर मैं डायमीटर अपॉन 2 लिख दूं और डायमीटर अपॉन 2 का क्यूब कर दूं तो सर एक अजीब सी बात नोट कीजिएगा कि सर 3 से 3 कैंसिल हो गया और 4 से 4 का क्यूब तो पूरा नहीं कटेगा। ठीक है ना। 2 का क्यूब तो 8 होता है लेकिन ये बन जाएगा 4 से ये कट के 4/2। फिर साइंसदान कहते हैं कि इस 2 की भी कोई अहमियत नहीं है। स्फेयर के वॉल्यूम में ये पूरा फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी स्फेयर का वॉल्यूम निकालना हो गैस के पार्टिकल के लिए, वैसे स्फेयर की जनरल बात नहीं कर रहा, अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को स्फेयर माने और उसका डायमीटर दिया हुआ हो तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है d³। नोट कर लीजिएगा बेटा इस वाली बात को, ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, मार्किंग स्कीम में भी उसने यही काम किया हुआ है कि डायमीटर का। दोबारा बोलिए। मैंने जो कुछ कहा ये सारी फालतू की बातें हैं, मैंने सब इरेज कर दी। ये बिला वजह का बेटा टाइम जाया करना है। आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि गैस के पार्टिकल को हम स्फेरिकल शेप में मान सकते हैं और गैस के पार्टिकल का अगर डायामीटर दिया हुआ हो तो सिर्फ इस डायमीटर का क्यूब करोगे तो ये आपको वॉल्यूम बता देगा। ठीक है बेटा। अब आप देखिए इसने डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर है 3 एक्सपोनेंट -10 का होल क्यूब। बस जनाब आप इसका होल क्यूब कर लीजिए। होल क्यूब करके बेटा जो रिजल्ट आएगा इट इज कंसीडर्ड एज वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल। ठीक है जनाब। तो जरा इसको बेटा सॉल्व करके देखें।
3 का क्यूब करोगे तो इट मेक्स 27, और इस एक्सपोनेंट को सॉल्व करोगे तो 10 3 सा 30। सही जनाब। तो ये आ गया इसका वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। ठीक। अब आप जरा गौर कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। बेटा मैंने वही तो इतनी लंबी करके बेटा मैंने साइड में आपको एक बात सिखाई थी कि वो फार्मूला भी आप लगा सकते हो, वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी आपका वो एग्जामिनर कैंसिल नहीं करेगा। मैं किसी वजह से ये वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक है। और ये फार्मूला मैंने नहीं बनाया बेटा, मार्किंग स्कीम में भी देखोगे ना तो उसने बेटा यही वाली बात सिखाई हुई है। और वो वाली बात मैंने अभी साइड में एक्सप्लेन भी की है, रिकॉर्ड करके भी दे रहा हूँ बेटा, मैंने एक्सप्लेन की भी है, रिकॉर्डिंग को दोबारा रिप्ले करके देख लीजिएगा। वरना आज पूरी क्लास में हम इसी टॉपिक के अंदर माशाल्लाह 1 घंटा निकाल लेंगे। तो बेटा जरा जल्दी से सुनिए कि गैस के मॉलिक्यूल का डायामीटर दिया हुआ है। अगर बेटा डायामीटर दिया हुआ हो तो सिर्फ इस डायामीटर का क्यूब करोगे तो जो वॉल्यूम आएगा, दिस वॉल्यूम इज एक्सेप्टेबल। और ये फॉर्मूला किसी वजह से मैं लिख रहा हूँ जो मैं भी आपको समझाऊंगा अभी। अच्छा जनाब। अब आप जरा नोट कीजिए कि जो इन्होंने ऊपर गैस का वॉल्यूम दिया हुआ था, पूरी गैस का वॉल्यूम जरा देखिएगा, गैस का वॉल्यूम कितना था। सर गैस का वॉल्यूम था 2.4 एक्सपोनेंट -2। -2 कहाँ और -30 कहाँ? तो -30 इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। एक बात। अच्छा एक छोटी सी मैं गलती कर रहा हूँ क्योंकि फारूक के साथ बात करने में मेरा ध्यान इधर उधर हो गया। ये जो बेटा मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, ये वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल है। ये वॉल्यूम ऑफ ईच मॉलिक्यूल है। ईच मॉलिक्यूल का मतलब ये एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। हमें चाहिए टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, तमाम पार्टिकल्स के गैस का टोटल वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास मौजूद है, तो जरा देखिएगा अगर मैं आपसे बोलूं टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल, तो गैस के पार्टिकल का टोटल वॉल्यूम होगा, जो अभी अभी हमने वॉल्यूम निकाला है 3 का क्यूब 27, एक्सपोनेंट बेटा बन गया -30। इसको बेटा मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ पार्टिकल से। नंबर ऑफ पार्टिकल है 2.7 एक्सपोनेंट 24। और अब आप इसको बेटा पूरा सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करके रिजल्ट आएगा 7 एक्सपोनेंट -5। ठीक है जनाब। अब आप देखिएगा कि ये गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम है और उसके मुकाबले में क्या आ रहा है बेटा? ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। 7.29 एक्सपोनेंट -5 आ रहा है। ठीक है ना। 7.29 को मैंने 7.3 ले लिया बेटा, एक्सपोनेंट -5। काम की बात बेटा ये है कि पूरी गैस का वॉल्यूम, गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम और गैस के पूरे बर्तन का वॉल्यूम, इन दोनों वॉल्यूम को अगर आप कंपेयर करें ना तो कह रहे जनाब -5 बहुत छोटा नंबर है और -2 इसके मुकाबले में बहुत बड़ा नंबर है। इस बात को लेकर वो अगले सवाल में कह रहे ये बताइए कि सजेस्ट वाई एजम्पशन इन ए इज जस्टिफाइड। जो हमने एजम्पशन यहाँ पे ली थी वो एजम्पशन यहाँ पे जस्टिफाइड हो रही है, तो मैं बोलूंगा यस। आप देखिए 7.3 एक्सपोनेंट -5 बहुत छोटा है, बहुत छोटा है किससे? 2.4 एक्सपोनेंट -2 से। इसलिए ये बात यहाँ पे जस्टिफाइड हो रही है। ठीक। तो पूरा सवाल बेटा इस बहस पर है कि गैस जिस बर्तन में भरते हो उस बर्तन का वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है और उसमें जो गैस है उस गैस के तमाम पार्टिकल्स का अगर टोटल वॉल्यूम निकालोगे तो वो टोटल वॉल्यूम बहुत छोटा होगा। तो गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम पूरी गैस के वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत छोटा होता है। इट इज एन एजम्पशन। ठीक। और जो बात फारूक ने लंबी की थी बेटा वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी दोबारा कि आप चाहें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वाला फॉर्मूला लगाकर लंबी कैलकुलेशन करें, या आप सिंपल डायमीटर का क्यूब कर दें। आप मार्किंग स्कीम उठा के चेक कर लीजिएगा, डायमीटर की क्यूब से जो आंसर होता है उसे भी एक्सेप्ट किया जाता है। आगे चलें बेटा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है और आगे चलें तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा है जो भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। अच्छा जनाब, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए देखिए, प्रेशर ऑफ गैस का फार्मूला बेटा मैंने आपको डेरिवेशन लास्ट क्लास में कराई है, उस डेरिवेशन को जहन में रखिएगा। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं जनाब। ये क्वेश्चन हम पूरा का पूरा सॉल्व करना चाहते हैं। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्वेश्चन में देखिए जनाब, क्वेश्चन ये है कि एक सिलेंडर है
उसके अंदर गैस भरी हुई है जिसका टेम्परेचर 120 सेंटीग्रेड है। केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर सबसे पहले हम 120 में प्लस कर देंगे 273। जब बेटा आप 273 प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 393। ठीक है बेटा, 273 में प्लस करोगे 120 तो इट बिकम्स 393। कह रहे हैं गैस का वॉल्यूम, बेटा ये वॉल्यूम है, ये बेटा प्रेशर है। ठीक है ना, प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया, वॉल्यूम आ गया। कह रहे हैं शो दैट नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम प्रूफ करना है। तो कभी भी नंबर ऑफ एटम निकालना हो तो सबसे अच्छा फार्मूला होता है पी वी इज इक्वल टू एन के टी। सारी वैल्यूज दी हुई हैं, आपने एन कैलकुलेट करना है, बड़े आराम से आपको एन मिल जाएगा जो उसने बोला है शो दैट 3.0 एक्सपोनेंट 23 आराम से आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं ईच एटम स्फेयर की तरह मान लें। देख रहे हैं आप कि हर एटम को स्फेयर मान लें। स्फेयर का रेडियस दे दिया है, रेडियस दे दिया है। कह रहे हैं जनाब एस्टिमेट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एटम, गैस के एटम्स का टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो ये अभी अभी हम थोड़ी देर पहले आपको लास्ट क्वेश्चन में करा चुके हैं, बिल्कुल वही वाली आपने कैलकुलेशन करनी है। और इस कैलकुलेशन में क्योंकि उसने डायमीटर नहीं दिया है, रेडियस दिया है, तो इस वाले क्वेश्चन में मैं फारूक भाई की बात को याद दिलाऊंगा कि सर आप वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे। तो आप वॉल्यूम ऑफ स्फेयर से भी सॉल्व करके देख लो, और अगर आप इसी रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करके डायमीटर कर लो और सिंपल डायमीटर क्यूब करके देख लेना, आप देख लेना आंसर तकरीबन वही आता है, तकरीबन आंसर वही आता है। ठीक है जी, तो वॉल्यूम आ जाएगा। और ये सवाल बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह है, तो मैं इस सवाल करा के मैं आपको बिना वजह टाइम जाया कर रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह। उसके बाद कह रहे हैं बताइए आइडियल गैस की क्या डेफिनेशन है। आइडियल गैस की क्या डेफिनेशन है, तो आइडियल गैस की बेटा डेफिनेशन सुनिएगा कि ऐसी गैस जो पी वी इक्वल टू एन आर टी को ओबे करे, द गैस विच ओबे पी वी इक्वल टू एन आर टी, जो गैस पी वी इक्वल टू एन आर टी को ओबे करे, इट इज कॉल्ड आइडियल गैस। ठीक है ना, अब ये मार्किंग स्कीम की वर्डिंग है, पी वी इक्वल टू एन आर टी को जो फॉलो करे। हाँ बेटा बोले, दोबारा बोलिए। अच्छा, इसी में लिखा हुआ है। जी 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 जी, देखिए होता है बेटा, मैं आपकी बात समझ, मैं आपकी जी जी मैं आपकी बात समझ गया हूँ। बेटा जब कभी भी कोई गैस लिखते हैं ना, तो गैस के बारे में जब बात लिखते हैं तो ऑब्वियसली इसके अंदर जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सारे सिंबल्स को भी एक्सप्लेन करना होता है कि पी जो है गैस का प्रेशर है। अच्छा बेटा, ये तो तुम मार्किंग स्कीम खोल के बैठे हुए होते हो ना, बट टीचर की हर बात को तुम पकड़ रहे होते हो, तो इसको अगर बेटा लेके चलोगे तो वो तो टीचर तो बेचारा टेंशन में आ जाएगा। और वो फिर हाँ, नहीं नहीं, हाँ वो इसलाह के लिए तो कर रहे हो, लेकिन इसलाह के लिए करने में तुम अगर मार्किंग स्कीम लेके बैठ जाओगे तो हमें भी मार्किंग स्कीम खोल के पढ़ाना पड़ेगा बेटा। क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो खुले दिमाग से पढ़ा रहा होता है, वो एक एक लफ्ज देखेगा तो बेटा बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। क्योंकि तुम तो हर बात को पकड़ लेते हो ना, मार्किंग स्कीम में ये लिखा हुआ है, तुम खोल के बैठे हुए हो सर, ये भी मुझे पता है। अच्छा बेटा जरा देखिए, इस फार्मूले में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में फारूक भाई बता रहे हैं कि सर ये भी लिखना जरूरी है कि पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, और टी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, और एन नंबर ऑफ मोल है, और कैपिटल आर का नाम मोलर गैस कांस्टेंट है। ठीक है बेटा। अच्छा जरा जल्दी से बी पार्ट में आ जाए। बी पार्ट के अंदर कह रहा है कि एक गैस है और वो हमने बर्तन में बंद की हुई है, उसका वॉल्यूम इतना है, प्रेशर इतना है, गैस का मास बता दिया है। ठीक, कह रहे जनाब रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करनी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करनी। ठीक है जनाब। अब आप ये बताइए बेटा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करने के लिए अगर उसने प्रेशर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, और गैस का मास भी दिया हुआ है, ठीक, तो हमारे जहन में फौरन बात आती है कि हमारे पास दो फार्मूले हैं आरएमएस स्पीड के, एक प्रेशर वाला फार्मूला है और एक टेम्परेचर वाला फार्मूला है। ठीक, अच्छा जो प्रेशर वाला फार्मूला है वो होता है अंडर रूट 3p/ρ, 3p/ρ। ठीक है जनाब। लेकिन इस क्वेश्चन में जैसे कि अभी हम लोग लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं, अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है ना,
तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, आप थोड़ी सी लंबी करेंगे। लंबी करने के लिए पहले प्रेशर का फार्मूला लिखेंगे। प्रेशर का फार्मूला होता है 1/3 रॉ मीन स्क्वायर स्पीड, ये बेटा फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले में से इसको सब्जेक्ट बना लो। और जब बेटा आप इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो प्रेशर इधर, सॉरी 3 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेंसिटी हमारे आगे डिवाइड हो जाएगी, और ये मीन स्क्वायर स्पीड सब्जेक्ट बन जाएगा। पूछ रहा है रूट के साथ, तो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा लोगे। तो ये फार्मूला डायरेक्ट लिखने के बजाय बेटा 2 स्टेप में करके दिखाइएगा। अब इस फार्मूले में चाहिए प्रेशर। प्रेशर तो हमें साफ नजर आ रहा है, डेंसिटी इसने हमें नहीं दी हुई, तो पहले डेंसिटी बेटा कैलकुलेट कर लो। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। पूरी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है 3.2 kg, इट इज मास। पूरी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है 1.84 एक्सपोनेंट -2। बताइए, अब डेंसिटी भी है, प्रेशर भी है, फॉर्मूला भी है। इसको आप बेटा फार्मूले में पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आरएमएस स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना, पूरा सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी बेटा, इसकी आरएमएस स्पीड मिल जाएगी। और इसकी आरएमएस स्पीड मैं मार्किंग स्कीम से बेटा देख के लिख रहा हूँ, उसका आंसर आएगा 605। ठीक है ना। तो बेटा ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगाओगे, पहले प्रेशर के फार्मूले का रेफरेंस दोगे, फिर वैल्यूज डाल के यहाँ तक पहुंचोगे। अब आगे चलें बेटा, कह रहे हैं द टेम्परेचर ऑफ गैस इज 22 सेंटीग्रेड। तो 22 सेंटीग्रेड को बेटा 273 प्लस करके पहले तो आप इसको केल्विन में लेके चले जाओगे। और जब आप इसको केल्विन में लेके जाओगे तो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ गैस यानी नंबर ऑफ मोल बताओ। तो नंबर ऑफ मोल बेटा कभी भी निकालना हो तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। टेम्परेचर गिवन है, आर आपको पता है, नंबर ऑफ मोल पता है, प्रेशर और वॉल्यूम उसने क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में दिए हुए। तो जब आप सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो आराम से रिजल्ट आ जाएगा 159 मोल। फिर कह रहे हैं मास ऑफ वन एटम बताइए, मास ऑफ वन एटम बताइए। तो बताइए बेटा, इन्होंने क्वेश्चन के लास्ट पार्ट के अंदर पूरी गैस का मास दिया हुआ था, पूरी गैस का मास दिया हुआ था। ठीक है ना। कह रहे हैं इस पूरी गैस के मास में से आपको निकालना है एक मॉलिक्यूल का मास। अब एक मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालोगे, तो सर एक मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए ना, एक एटम का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे जरा सुनना, टोटल मास को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल से। नंबर ऑफ पार्टिकल हमें पता नहीं है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का बेटा फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल 159, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है बेटा, ये फार्मूला हम लोगों ने कई दफा कैलकुलेट किया हुआ, तो हमें मिल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। और जब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे, इतने पार्टिकल हैं, तो आपको चाहिए एक एटम का मास। तो बताइए पूरी गैस का टोटल मास क्वेश्चन में गिवन है। सर पूरी गैस का टोटल मास क्वेश्चन में गिवन है 3.2 kg। तो 3.2 kg इज द टोटल मास, और इस टोटल मास को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ पार्टिकल से। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है 159 इंटू 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है ना। और जब आप इसको इससे डिवाइड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा एक मॉलिक्यूल या एक एटम का मास, और एक एटम का मास आएगा 3.34 एक्सपोनेंट -26 kg। ये आ जाएगा बेटा एक एटम का मास। और अब एक एटम का मास आ गया, तो ये जो नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है, इस नेक्स्ट पार्ट को समझाने के लिए पहले बेटा यहाँ तक कॉपी कर लें आप अपनी रीड एंड राइट की बुक में। तो ये नेक्स्ट पार्ट बेटा मैं आपको समझाऊं। आपको बेटा याद होगा मैंने एक दिन एक टॉपिक यूं पढ़ाया था कि अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और केमिस्ट्री में बोलें कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, पर वो AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, मैं बोलूँ उसको केजी में कन्वर्ट करो, तो बताओ बेटा केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1.66 एक्सपोनेंट -27 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो केजी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी न्यूक्लियॉन नंबर, मास नंबर को केजी में कन्वर्ट करना हो तो प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक।
प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करा देते हैं, केजी में कन्वर्ट करना हो। अभी वाला सवाल उल्टा है, कह रहे हैं केजी में मास दे दिया है, यू में कन्वर्ट करना है। तो याद है न्यूक्लियर फिजिक्स में और पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, यू को केजी में ले जाना हो तो प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये उल्टा सवाल है, कह रहे जनाब मास दिया हुआ है केजी में, इस केजी वाले मास को कन्वर्ट करना है एएमयू में, न्यूक्लियॉन नंबर में। तो सर इसको 1.66 एक्सपोनेंट -27 से डिवाइड कर दीजिए। और जब आप इसको बेटा डिवाइड करते हो तो इसका मास नंबर आ जाता है, एटॉमिक मास आ जाता है 20 U। तो ये बेटा यू में कन्वर्ट हो गया। तो ये वाला नंबर हम पहले कई दफा सीख चुके हैं, आज उसका उल्टा सवाल आया है कि केजी में पता था, यू में कन्वर्ट करने के लिए प्रोटॉन के मास से बेटा उसको मैंने डिवाइड करा दिया। आगे चलें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस के पार्टिकल्स में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। आइडियल गैस के पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसकी रीजन बताएं। तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी की वजह होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसके अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो जाएगी। हमारी अर्थ की ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रही है, तो अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर उठा के लेके जाओगे तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। लेकिन अगर अर्थ की ग्रेविटी जीरो कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह याद रखिएगा, गैस के पार्टिकल्स के दरमियान देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन particles of gas, between particles of an ideal gas। आइडियल गैस के पार्टिकल्स के दरमियान जरा सी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से आइडियल गैस के पार्टिकल्स में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। उसके बाद बेटा नीचे वाले पार्ट में आए तो ये डेरिवेशन हम लोग लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं, नहीं करना चाहिए। ये सवाल भी बड़ा सिंपल सा है, हमें नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं, इसलिए मुझे अब लगता है कि इसके ऊपर फर्दर टाइम हमें नहीं लगाना चाहिए। कोई नया काम इसमें नहीं आ रहा, इसमें बेटा कोई नया काम नहीं आ रहा, इसलिए बेटा मैं इस टॉपिक को यहाँ पे कर रहा हूँ स्टॉप। क्योंकि 2017 के बाद से आगे वाले सवाल 2018 और इससे जो पीछे वाले सवाल हैं वो पुरानी वाली रीड एंड राइट की रिकॉर्डिंग में पड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको फर्दर कंटिन्यू नहीं कर रहा और इसको मैं यहीं पे कर रहा हूँ स्टॉप। ठीक, यहीं पे स्टॉप करने का मतलब मैंने गैस लॉज और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर जितना पढ़ाना चाहिए लाइव क्लास में वो सारा पढ़ा दिया है, और सारी रिकॉर्डिंग जो सारे सवालात की है वो मैंने दे दी है। फिर भी कुछ मिसिंग हो आप मुझे बताइएगा, अभी मैं और अपलोड कर दूंगा। अलबत्ता अभी मैं नया टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ आज की क्लास से। अब लेकिन बेटा अभी मैंने आपसे कहा था ना कि अगर थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ना हो तो मुझे थर्मोडायनेमिक्स वाले का स्कैन करके दो मेरे। बस 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 ठीक है, आप मुझे स्कैन शेयर कर दे, मैं भी आपको वही करा दूंगा। ठीक है, जी जी। अच्छा बेटा पहला, जी जी आप मुझे भेज दें बेटा, भेज दें। अच्छा बेटा थर्मल फिजिक्स में जो यूनिट नंबर 3 है रीड एंड राइट का, उसमें गैस लॉज और काइनेटिक थ्योरी है, और काइनेटिक थ्योरी हमने अच्छी खासी कर ली है, और अभी बहुत सारी रिकॉर्डिंग में आपको और दे दूंगा। पर ये है सारा का सारा यूनिट 3। यूनिट 3 के बाद रीड एंड राइट की नई बुक में यूनिट 4 में उन्होंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लैटेंट हीट के क्वेश्चन डाले हुए। अब उन क्वेश्चंस को मुझे नहीं पता फारूक भाई क्यों करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो यूनिट 4 है। ठीक है बेटा, लेकिन यूनिट 4 अगले हफ्ते आ जाएगा बेटा। हाँ, जी 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 जी। अच्छा जी, यूनिट 5 थर्मोडायनेमिक्स है,
तो फारूक भाई की फरमाइश पर हम यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है जी। और ये इसके बात करेंगे। चलिए थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होने वाला है, जरा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बड़ा पहले थोड़ी सी थ्योरी सुन लीजिएगा। थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी बेटा थोड़ी सी ये है कि जब आप किसी आइडियल गैस को स्टडी करते हो और आइडियल गैस को किसी सिलेंडर में बंद करते हो, तो आइडियल गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में है। और जब पार्टिकल्स रैंडम मोशन में है तो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा, अगर आइडियल गैस नहीं होती तो पार्टिकल्स में पोटेंशियल एनर्जी भी होती। और याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, इट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। लेकिन क्योंकि हम आइडियल गैस पढ़ रहे हैं तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर आइडियल गैस स्टडी ना करें, क्योंकि अभी जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना, तो थर्मोडायनेमिक्स में तो कभी वो पानी को गर्म करेंगे, कभी वो बर्फ को गर्म करेंगे, कभी बर्फ को ठंडा करेंगे, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी और काइनेटिक एनर्जी की टर्म भी आएगी। इसलिए बेटा पहली डेफिनेशन आज की क्लास में लिखिएगा, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी of all particles in a body is called internal energy। ठीक। अच्छा, इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करना चाहिए और इसको हमेशा डेल्टा यू से डिनोट कराते हैं। सर डेल्टा की क्या वजह है? भाई डेल्टा की वजह यह है कि साइंसदान कहते हैं कि अगर किसी मटेरियल को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले जाएं, -273 सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ले जाएं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सब कुछ जीरो हो जाती है। अगर वहां पे सब कुछ जीरो है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पर, लैब के टेम्परेचर में जो भी इंटरनल एनर्जी है वो जीरो केल्विन वाले से डिफरेंस की फॉर्म में है, चेंज की फॉर्म में है। यानी स्टार्टिंग जीरो से लेते हैं, एब्सोल्यूट जीरो से, लिहाजा नॉर्मल टेम्परेचर पे आप जो भी इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हो, एक्चुअली इट इज चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो आप देखिएगा इस पूरे चैप्टर में इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से ही मैं डिनोट करूंगा। तो इंटरनल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। और याद रहे कि जब आइडियल गैस पढ़ते हैं तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी की टर्म हटा देते हैं, लेकिन इन जनरल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की बात करते हैं। और थोड़ा सा आगे चले, कह रहे बेटा ये जो इंटरनल एनर्जी है, इस इंटरनल एनर्जी को मैं दो तरह से चेंज करा सकता हूं। इंटरनल एनर्जी को हम चेंज करने के लिए या तो हीटिंग और कूलिंग कर सकते हैं, हीट सप्लाई कर सकते हैं, हीट रिमूव कर सकते हैं। तो बाय हीटिंग और बाय कूलिंग इंटरनल एनर्जी चेंज की जा सकती है, या इंटरनल एनर्जी को चेंज किया जा सकता है बाय वर्क। वर्क का मतलब, वर्क की भी दो टाइप्स होंगी, या तो हम गैस को दबा देंगे या हम गैस को एक्सपेंड होने का मौका देंगे। जब कभी गैस को दबाते हैं तो टर्म यूज करेंगे वर्क डन ऑन गैस, और जब कभी बेटा गैस को फैलने का मौका देते हैं तो इट इज कॉल्ड वर्क डन बाय गैस। तो पूरी बात ये बनी कि किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी को हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं, बाय हीटिंग कूलिंग और बाय डूइंग वर्क। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम यूं लिख सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क। इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क। इस इक्वेशन का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
अभी क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी बात। तो ये जनाब इक्वेशन है। इस इक्वेशन में थोड़ा सा जरा इस वाली बात को दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो Q है, Q हीट है, और हीट जब कभी आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे होगे तो हम हीट को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और अगर किसी सिस्टम को हम ठंडा कर रहे हो, और ठंडा करने का मतलब उस सिस्टम में से हीट को रिमूव कर रहे हो, तो हम Q को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इसी तरह वर्क वाली बात जो अभी मैंने ऊपर बताई कि अगर कभी भी वर्क डन ऑन गैस होगा, और जब कभी वर्क डन ऑन गैस होगा तो ये वाली बात को भी लिख लीजिएगा कि गैस कंप्रेस हो रही होगी। जब कभी गैस को कंप्रेस करते हो तो वर्क डन ऑन गैस होता है, और ऐसे वर्क को पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। और जब कभी किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि वर्क डन बाय गैस हो रहा है, तो वर्क डन बाय गैस में हमेशा गैस एक्सपेंड हो रही होती है। वर्क डन बाय गैस में गैस हमेशा एक्सपेंड हो रही होती है। आखिरी चीज रह गई डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी। तो याद रखिएगा, इंटरनल एनर्जी जब कभी इंक्रीज होती है तो इसे पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और इंटरनल एनर्जी जब कभी डिक्रीज होती है तो हमेशा उसे नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो ये हीट के बारे में प्लस माइनस, वर्क के बारे में प्लस माइनस, इन सारी बातों को अच्छी तरह से जहन में रखिएगा। एक बात, एक और छोटी सी बात बोलूंगा, अगर आप ये सारी बातों को कॉपी कर चुके हो। कहते हैं किसी भी गैस को जब आप किसी सिलेंडर में बंद करते हैं तो इस गैस को गर्म या ठंडा करने के हमारे पास दो मेथड्स हो सकते हैं। एक मेथड ये होता है कि हम गैस को सिलेंडर में बंद करने के बाद इस सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन रखा होता है, इस पिस्टन के ऊपर कोई लोड रखकर उसे फ्री छोड़ देते हैं। यानी आपने जो भी लोड रखा हुआ है, इस लोड को अब आप चेंज नहीं करोगे और पिस्टन को फ्रीली छोड़ दोगे। जब आप पिस्टन को फ्रीली छोड़ देते हो तो हम कहते हैं गैस का प्रेशर कांस्टेंट हो गया। और अगर गैस का प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जब आप गैस को हीट करोगे ना, तो हीट करने से गैस के पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और अब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल पिस्टन से जोर जोर से टकराकर पिस्टन को ऊपर ले जाएंगे। और जब पिस्टन ऊपर चला जाएगा तो पिस्टन का ऊपर जाने का मतलब इट इज वर्क डन बाय गैस। आपने गैस के थ्रू वर्क कर दिया, इट इज कॉल्ड वर्क डन बाय गैस। और याद रखिएगा, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट प्रेशर पर एएस की फिजिक्स में भी ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होता है कि वर्क का फार्मूला होता है पी डेल्टा वी। ये बात बेटा नोट कर लें। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क का फार्मूला होगा पी डेल्टा वी। और इस कंडीशन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने प्रेशर रखा हुआ है, यहाँ पर आपने वॉल्यूम रखा हुआ है, तो क्योंकि इस प्रोसेस में आप नोट कीजिए आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर में ग्राफ बनता है हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। तो इस वाली बात को भी नोट कर लें। अभी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ग्राफ के, क्वेश्चन कराऊंगा पास पेपर के, तो वहां पे जब कभी इस तरह की हॉरिजेंटल लाइन बनी हुई होगी तो मैं आपसे कहूंगा कि देख लीजिए प्रेशर कम या ज्यादा नहीं हो रहा। और जब प्रेशर कम ज्यादा नहीं हो रहा, प्रेशर कांस्टेंट है, तो आप फौरन समझ जाओगे सर यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला लगेगा पी डेल्टा वी। अच्छा, एक दूसरा मैकेनिज्म देखिए इसी के बराबर में। किसी सिलेंडर में आपने गैस को बंद किया, और गैस को बंद करने के बाद आपने इसके पिस्टन को फिक्स कर दिया। अब फिक्स किस मैकेनिज्म से किया उसको छोड़ दें, आपने इसको फिक्स कर दिया।
जब आपने पिस्टन को फिक्स कर दिया ना, तो आपने गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, अब जब आप हीट देते हो, तो इस हीट देने से पिस्टन मूव कर ही नहीं सकता। और जब पिस्टन मूव नहीं कर सकता, तो याद रखिएगा वर्क होता है जीरो। वर्क होता है जीरो। ठीक है जनाब, कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क जीरो होता है। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क जीरो होगा, तो इस ग्राफ में अगेन यहाँ मैंने प्रेशर रखा हुआ है, यहाँ मैंने वॉल्यूम रखा हुआ है। तो आप देखोगे कि जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ बनेगा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में आप देख लीजिए, वॉल्यूम ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम स्टेज कांस्टेंट। इट मींस द वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट। और ऐसे प्रोसेस में वर्क जीरो होता है। ऐसे प्रोसेस में वर्क जीरो होता है। ठीक है जनाब। अच्छा, एक और चीज इसी में ऐड कर लीजिए। अगर आपको याद हो बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ हमारे पास ये होता है कि किसी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो भाई प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ बनता है ना, वो इस तरह का कर्व बनता है, क्योंकि ये रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो इस वाली बात को भी जहन में रखिएगा। उसकी वजह यह है कि जब आप पास पेपर के क्वेश्चन देखोगे ना, तो वहां पर आपको एक इस तरह का ग्राफ नजर आएगा तकरीबन सारे सवालों में। और जब आपको इस तरह का ग्राफ नजर आएगा, तो सरमद भाई आपको मैं शामिल करना चाहूंगा। सरमद, आप हमें बताएंगे इस ग्राफ में ए से बी तक क्या चीज कांस्टेंट है, बी से सी तक क्या चीज कांस्टेंट है, और जिस ग्राफ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये क्या शो कर रहा है। सरमद भाई अगर आप जाग रहे हो तो आप हमें बताएंगे बेटा। सरमद, ए से बी क्या चीज कांस्टेंट है बेटा, बी से सी तक, और ए से सी तक क्या हो रहा है। सर ये बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ है, और इस बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो मैंने जो तीन अभी आपके सामने प्रोसेस बनाए हैं, इन तीनों में बारी बारी कोशिश करिए कि हर वेरिएबल को एक दफा कांस्टेंट करके बताऊं। तो एक प्रेशर कांस्टेंट, एक में वॉल्यूम कांस्टेंट, एक में टेम्परेचर कांस्टेंट। और एक और छोटी सी बात, अगर मैं किसी सिस्टम को पॉइंट ए से शुरू करूं, ए से बी तक लेकर आऊं, बी से सी तक लेके जाऊं, सी से दोबारा ए पे वापस लेकर आ जाऊं, तो जहां से प्रोसेस आपने शुरू किया हो और वो प्रोसेस वहीं पर वापस आ जाए, और इसका जो ग्राफ है वो एक क्लोज्ड शेप में आपको नजर आए, तो ऐसे ग्राफ को हम लोग, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो ए से बी, बी से सी से ए आना, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। और इस साइक्लिक प्रोसेस की खास बात होती है कि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। जितनी बातें मैंने अभी आपको बोली हैं, सारी की सारी बातें क्वेश्चन में मैं यूज करूंगा, इसलिए इन सारी बातों को जरा जहन में रखिएगा कि साइक्लिक प्रोसेस बेटा वो प्रोसेस होता है जिसमें इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है जनाब। अच्छा, जितनी बातें मैंने बोल दी, मुझे पता है फारूक भाई को जब तक रीड एंड राइट का सवाल नजर नहीं आएगा, तो फारूक भाई बोलेंगे सर आज की क्लास में आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो हम इनको फौरन जरा एक रीड एंड राइट का सवाल दिखा देते हैं, और रीड एंड राइट के सवाल को करके जरा देखिएगा बेटा। ये रीड एंड राइट थर्मोडायनेमिक्स में हमें फारूक भाई ने भेजी है शीट। इसमें जरा ऐसा सवाल देखें, जरा ये वाला देख लें। इस सवाल को देखेंगे तो आपको नजर आएगा सर ये वही वाला है जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो जरा देखना बेटा इस टॉपिक को। आप लोग बेटा अपनी बुक के अंदर यूनिट नंबर 5 खोलिए, और यूनिट 5 में बेटा क्वेश्चन नंबर 3 खोलिए जल्दी से। यूनिट 5 क्वेश्चन नंबर 3, हाँ बेटा इसमें खुल गया। ठीक है जी।
अच्छा जी, इसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला काम वही कर रहे हैं कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक इक्वेशन लिख के दिखाई थी। उस इक्वेशन में ये बताइए प्लस क्यू का क्या मतलब है। देखिए प्लस लिखा हुआ है, स्पेशली खाली क्यू नहीं लिखा हुआ, प्लस क्यू लिखा है। तो प्लस क्यू का मतलब है, अभी मैंने बताया कि जब किसी गैस को, जब किसी सिस्टम को हम हीट एनर्जी देते हैं तो वो थर्मल एनर्जी जो सप्लाई की जाती है इट इज कॉल्ड प्लस क्यू। तो उसको लिखिएगा सप्लाइड थर्मल एनर्जी। अब ये बात समझ में नहीं आती कि इतनी सी बात को लिखने के लिए दो लाइनें क्यों लिख के देता है, कि बच्चा सोचे सर पता नहीं इसके अंदर और क्या कुछ करना होगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, सप्लाइड थर्मल एनर्जी है। और ये सप्लाइड थर्मल एनर्जी किसको दे रहे हो, गैस को दे रहे हो। और गैस के बजाय कभी कभी हम ये सॉलिड लिक्विड को भी दे रहे होते हैं, तो बेहतर टर्म होती है सिस्टम बोल दें, सप्लाइड थर्मल एनर्जी टू द सिस्टम। फिर लिखा हुआ जी प्लस वर्क, वर्क है और प्लस का वर्क है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्लस वर्क का मतलब होता है हमेशा ये वो वर्क होता है जो गैस के ऊपर हो रहा होता है। तो वर्क डन ऑन गैस या वर्क डन ऑन द सिस्टम। और जब कभी वर्क डन ऑन द सिस्टम करोगे ना, तो पक्की बात है कि सर वो सिस्टम जो होगा ना, वो जो गैस होगी वो कंप्रेस होगी। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन गैस कंप्रेस हो रही होगी, और कंप्रेस करते हुए आप कर रहे होगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है जनाब। अच्छा डेल्टा यू उसने नहीं पूछा भाई, डेल्टा यू पूछता तो हम उसको भी लिख देते कि क्या चीज होती है। अच्छा जी, आगे चल। अच्छा डेल्टा यू खुद उसने बता दिया, डेल्टा यू इज इंक्रीज। ठीक है जी। अब जरा इस ग्राफ को देखें। ये ग्राफ बेटा बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसी तरह का ग्राफ बना के देगा हमेशा। इस ग्राफ में खुद कह रहे हैं कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ए से बी, बी से सी, सी से ए, ठीक, वगैरह वगैरह। फिर डाटा भी दिया हुआ है। कह रहे हैं शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क ड्यूरिंग द चेंज ए टू बी इज 390 जूल। ए से बी का वर्क, ए से बी, सर ये ए है, ये बी है। ए से बी की बात कर रहे हैं। तो ए से बी में पहले जरा इस वाली बात को चेक करें कि प्रेशर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो सर साफ नजर आ रहा है सर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर पर सर वर्क का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा बी। पी प्रेशर है, और प्रेशर ए पर हमें नजर आ रहा है सर, प्रेशर लिखा हुआ है 2.6। ठीक है बेटा, ये वाला नंबर 2.6, एक्सपोनेंट यहां से उठा लो, एक्सपोनेंट 5, ये प्रेशर है। और चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का चेंज इन्होंने दिया हुआ है 2.3 से 3.8। तो 2.3 से 3.8 है, तो मैंने 3.8 माइनस 2.3 करा, और दोनों का एक्सपोनेंट बेटा सेम है, इसलिए मैंने एक दफा लिख दिया। और कैलकुलेटर चलाए बगैर जो उसने लिखा है शो दैट, वही आंसर लिख देना है आपने। कॉपी कीजिएगा बेटा इस चीज को रीड एंड राइट में। प्रेशर हमने ग्राफ में से उठाया है, चेंज इन वॉल्यूम बेटा हमने यहाँ से उठाया है। अच्छा जी, अभी मैंने एक टर्म आपको सिखाई थी कि सर जब कभी साइकिलिक प्रोसेस होगा तो साइकिलिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा जीरो होगा। तो उसने लिखा है स्टेट, तो स्टेटमेंट तो हो गई जीरो। अब कह रहे हैं एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेनेशन के बारे में जरा गौर से सुनिएगा। इंटरनल एनर्जी मैंने लास्ट वीक आप बच्चों को पढ़ाई है। इंटरनल एनर्जी एक फार्मूला मैं बार बार यूज करा रहा था, डेल्टा 3R डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ मोल वगैरह वगैरह। ठीक है ना। इस फार्मूले में गौर करो, 3 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होते हैं, R कांस्टेंट होता है। तो खुद बताइए बेटा, अगर डेल्टा यू जीरो है तो क्या चीज होगी जिसको हम एक्सप्लेनेशन में डाल सकेंगे। तो सर एक्सप्लेनेशन ये है कि जब कभी साइक्लिक प्रोसेस होता है तो साइक्लिक प्रोसेस में सर पूरे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर चेंज ना होने का मतलब
आप जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस ए से स्टार्ट हो रहा है, तो आप ए से बी पे जा रहे हो, बी से सी पे जा रहे हो, सी से जब ए पे वापस आओगे ना, तो हमेशा याद रखिएगा व्हेन अ गैस कंप्लीट्स अ साइकिल, तो वो इनिशियल स्टेट पे जब वापस आती है ना बेटा, तो इनिशियल स्टेट पे वापस आने का मतलब उसका प्रेशर की वैल्यू वही वाली वापस आ जाएगी, वॉल्यूम की वैल्यू वही वाली वापस आ जाएगी, और टेम्परेचर की वैल्यू भी वही वाली वापस आ जाएगी। सारी इनिशियल स्टेट्स वापस आ जाती हैं। और जब सारी इनिशियल स्टेट्स वापस आ जाती हैं, लेकिन मैं लिखूंगा विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो इंटरनल एनर्जी को लेकर टेम्परेचर के साथ बेटा सेंटेंस लिखिएगा कि एज द सिस्टम, हाँ बेटा बोलिए। ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप उसके बाद देख सकते हैं। ओके बेटा, एज द सिस्टम रिटर्न्स बैक टू इनिशियल टेम्परेचर, रिटर्न्स बैक टू इनिशियल टेम्परेचर। वैसे तो सारी बातें इनिशियल आ जाती हैं, प्रेशर भी वापस वही आ जाता है, वॉल्यूम भी वापस वही आ जाता है, पर टेम्परेचर को मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि डेल्टा यू के फॉर्मूले में टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंडेंट है। तो मैं कहूंगा कि इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर का चेंज जीरो होता है। और टेम्परेचर का चेंज जीरो होने का मतलब गैस या वो सिस्टम ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ जाती है, गैस या सिस्टम ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ जाती है। अच्छा जी, और आगे चले। कह रहे जनाब ए से बी, अब जरा बेटा गौर से सुनिएगा, ड्यूरिंग द चेंज ए से बी 1370 थर्मल एनर्जी दी गई है, ए से बी। तो खुद कह रहा है यार ए से बी एनर्जी दे रहा हूं, खुद बोल रहा है 1370, सेंटेंस लिखा हुआ है 1370 थर्मल एनर्जी दे रहा है, नंबर वन ए से बी। और अभी अभी आपने ऊपर ए से बी का वर्ग भी कैलकुलेट किया हुआ है बेटा, ए से बी का वर्ग कैलकुलेट किया हुआ है, इट इज 390। ठीक है जनाब, थर्मल एनर्जी खुद बता रहे हैं, वर्क हमने कैलकुलेट किया हुआ है। डेल्टा यू के लिए अगर आप क्यू प्लस वर्क कर दो, तो आपको खुद ब खुद डेल्टा यू का टोटल मिल जाएगा। ठीक है जनाब, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, चेक कर लीजिएगा कि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, जरा इस बात को चेक करें। तो सर गैस का वॉल्यूम जो है ना 2.3 से 3.8 पर गया है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। बताइए, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो इट इज वर्क डन बाय गैस, और अगर वर्क डन बाय गैस है तो इट इज नेगेटिव वर्क, और अगर नेगेटिव वर्क है तो 1370 में 1370 में ये वाला नंबर प्लस करोगे या माइनस करोगे? तो सर जवाब है इसको माइनस करना पड़ेगा। 1370 में 390 माइनस करके, बेटा कोई बच्चा मुझे बताया, मैं कैलकुलेटर खोलना नहीं चाह रहा। हाँ बेटा, कोई बच्चा बताए माइनस करके क्या आएगा? माइनस करके आ रहा है वन, सॉरी 980, 980 आ रहा है। ठीक, और ये वाली बात भी समझ में आ रही है मैंने माइनस क्यों करा है, क्योंकि सर गैस एक्सपेंड हुई है। जब गैस एक्सपेंड होती है तो इट इज वर्क डन बाय गैस, और अभी पढ़ा है जब कभी वर्क डन बाय गैस होगा तो उस वर्क को नेगेटिव में लिखोगे। तो मैंने पहले नेगेटिव में नहीं लिखा था, लेकिन भैया अब जब मैंने यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करा है तो यहाँ मुझे लाजमी माइनस में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसको माइनस में नहीं लिखूंगा तो वो सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो ए से बी की बात हो गई। अब आ जाएगी बी टू सी। बी टू सी में क्या कह रहे हैं, जरा बी टू सी के लिए सेंटेंस पढ़िए, मैं हाईलाइटर चला रहा हूँ बेटा, गौर से पढ़िए। लिखा हुआ है बी से सी नो थर्मल एनर्जी, बी से सी नो थर्मल एनर्जी, तो बी से सी थर्मल एनर्जी जीरो है। एक बात हो गई। आगे चले, कह रहे बी से सी की बात कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द गैस 550, और लिखा हुआ है ऑन द गैस। बताइए बेटा, जब ऑन द गैस है तो इट इज कंसीडर्ड प्लस 550, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो सीधा सीधा आ जाएगा चेन ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है ना, सीधा सीधा चेन ऑफ इंटरनल एनर्जी। अच्छा जनाब, अब आप गौर करें, ए से बी की इंफॉर्मेशन उसने पूरी खुद से लिख के दी है बच्चों की तरह, बी से सी की इंफॉर्मेशन उसने खुद लिख के दी है बच्चों की तरह।
सी से ए की इंफॉर्मेशन हमें थोड़ी सी टेक्निक करके निकालना होगी। क्या टेक्निक है सर? टेक्निक ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई कि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होता है। इंटरनल एनर्जी के चेंज जीरो होने का मतलब 980 प्लस 550 प्लस एक्स, इन सब का सम इक्वल टू जीरो होगा। इन सब का सम इक्वल टू जीरो होगा। इंटरनल एनर्जी का चेंज पूरे प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होता है। तो 980 प्लस 550 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। इक्वेशन बनाए और बेटा जरा मुझे कोई बच्चा 980 प्लस 550 ऐड करके बताओ क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा 0, 8, 5, 13, 5, 9, 1, ये बन गया 1530 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो। और अगर एक्स निकालोगे तो बेटा ये प्लस है, ये हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये आ जाएगा 1530 और ये माइनस का 1530 है। इट इज माइनस 1530। ठीक है जनाब, तो ये इंटरनल एनर्जी का चेंज भी आ गया। और जब इंटरनल एनर्जी का चेंज भी आपने निकाल लिया तो अब जरा थोड़ा सा और पीछे आइए। कह रहे C2A, जरा C2A को जरा ऊपर ग्राफ में जाके देखो C2A क्या है। सर ये जो C2A है ना, सर ये रहा C2A। देखना बेटा C2A ये रहा, ये है C2A। सर C2A ये वो प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम एक जगह पे रुका हुआ है। सर अगर वॉल्यूम रुका हुआ हो ना एक जगह पे तो वर्क होता है जीरो, वर्क होता है जीरो। और अगर वर्क जीरो है तो अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ ये वाला, तो आप क्यू निकालोगे ना वो भी बेटा 1530 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक सवाल और इसकी विद थ्योरी आज की क्लास में बेटा हमने कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह कल हम इसको पूरा एंड कर देंगे, पूरा का पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंशाल्लाह एंड कर देंगे। लेकिन हर हफ्ते हमें पेपर 5 का भी थोड़ा थोड़ा सा काम बढ़ाना चाहिए। तो हो सकता है कल या परसों मैं आपको पेपर 5 का भी कोई एक सवाल आगे बढ़ाऊं। तो बेटा बेहतर होगा कि आप लोग